वेलकम बैक दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल में फिर से स्वागत है। मेरा नाम है शुभम और हमने अपने पिछले मैनेजरियल इकोनॉमिक्स के लेक्चर के अंदर बजटरी डेफिसिट यानी कि फिस्कल डेफिसिट और डेफिसिट फाइनेंसिंग जैसे तीन टॉपिक्स को डिस्कस किया था। क्या उसकी महत्वता है, क्या जो है उसका मतलब है, वो सब चीजें जानने की कोशिश की थी। आज हम उसी टॉपिक के अंदर एक और पार्ट बचा है जिसका नाम है पब्लिक डेट, यानी कि जब उसी डेफिसिट को फाइनेंस करने के लिए गवर्नमेंट पब्लिक से डेट इशू करवाती है या पब्लिक से उधार लेती है उस डेट को या डेफिसिट को फाइनेंस करने के लिए, तो उसको नाम दिया जाता है पब्लिक डेट। तो इसके बदले गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इशू कर देती है, बॉन्ड्स इशू कर देती है, इस तरह की एक्टिविटीज करती हैं। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं कि पब्लिक डेट होता क्या है। फिर इसका अगला टॉपिक जो है बैलेंस ऑफ पेमेंट, उसको भी देखने की कोशिश करेंगे। तो आइए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। लेकिन अगर आप चैनल पर नए हैं और मेरा कंटेंट अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आइए शुरू करते हैं पब्लिक डेट ऑपरेशन एंड मैनेजमेंट से। पब्लिक डेट क्या होता है पहले जानते हैं। When expenses exceed revenues, countries need to borrow from various resources। तो expenses जब हमारी इनकम से ज्यादा हो जाते हैं, रेवेन्यू से ज्यादा हो जाते हैं, तो उस सिचुएशन को क्या कहा जाता है? डेफिसिट कहा जाता है। बजटरी डेफिसिट या फिस्कल डेफिसिट, आप उसको कुछ भी कह लीजिए। कंट्रीज नीड टू बोरो फ्रॉम वेरियस रिसोर्सेज। उस टाइम पे जो कंट्री है या कोई भी इकोनॉमी है, उसको वो डेफिसिट को कवर करने के लिए अलग अलग जगह से पैसे बोरो करने पड़ते हैं। वो चाहे अपना सेंट्रल बैंक जैसे हमारे यहाँ आरबीआई है, चाहे वो कोई भी पब्लिक चीज हो, जो जैसे पब्लिक डेट वगैरह हो गए, जहां पर पब्लिक इंस्ट्रूमेंट्स इशू किए जा सकते हैं, बैंक्स में जाके, कमर्शियल बैंक्स के अंदर जाके पब्लिक सिक्योरिटीज इशू कर दी जाए, तो उससे पब्लिक से पैसा लिया जा सकता है। The government may borrow from the public either internally or externally to fund its activities when its revenue fail to meet the wants। तो कह रहे हैं गवर्नमेंट जो है वो लोगों से भी बोरो कर सकती है, पब्लिक से भी बोरो कर सकती है, बॉन्ड्स इशू करके, सिक्योरिटीज इशू करके उनके बदले उनको पैसा मिल जाता है, वो डेफिसिट को फिर रिकवर कर पाते हैं। As the debts have to be repaid with interest, it cannot be called as income। तो जो डेट है, देखिए जब आप किसी से लोन लेते हैं तो लोन से आपको बेशक कितना भी पैसा मिल रहा हो, बट वो आपकी इनकम नहीं कंसीडर की जाती, क्योंकि यू हैव टू रीपे इट, वो आपको वापस करना है, वो आपकी एक लायबिलिटी बन जाती है, और जो उसके ऊपर आप इंटरेस्ट पे कर रहे हैं वो आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बन जाता है। तो सिमिलरली यहाँ भी अगर गवर्नमेंट जो है पब्लिक से उधार लेती है, डेट लेती है, बदले में सिक्योरिटीज देके, तो वो डेट जो है वो गवर्नमेंट की इनकम ना कंसीडर करके उसकी डेट कंसीडर की जाती है। तो जैसे ये कॉन्सेप्ट हमने ऊपर एक बार डिसएडवांटेजेस में पढ़ा था कहीं पे, कि जब आपको डेफिसिट को कवर करना है तो आप नई इनकम जनरेट नहीं करते बल्कि नई लायबिलिटीज क्रिएट करते हैं, यानी कि आप अपना एक्सपेंडिचर और बढ़ा रहे हैं टेक्निकली उस ऑलरेडी एक्सेस एक्सपेंडिचर को कवर करने के लिए। तो डेफिसिट का फंडा जो है कुछ इस तरह से काम करता है। तो यहां भी वही कह रहे हैं, एज द डेट हैव टू बी रीपेड विद इंटरेस्ट इट कैन नॉट बी कॉल्ड एज इनकम। तो जो डेट है, जो उधार लिया है, जो पैसा हमने बोरो किया है, किनसे? पब्लिक से, जिनके ऊपर पब्लिक को इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। अगर सिक्योरिटीज दी हैं तो इंटरेस्ट या डिविडेंड पे करना पड़ेगा, अगर बॉन्ड्स वगैरह दी हैं तो डिपेंडिंग क्या जो सिक्योरिटी है या बॉन्ड है उनके हिसाब से उनको पेमेंट्स कंसिडरेशन देनी पड़ेंगी। तो वही चीजें बोली हैं। Rather, it is comprised of public expenditure। Public debt like taxes is not a compulsory source of public income। तो ये यही कह रहे हैं, जो पब्लिक डेट है, जो टैक्सेस के थ्रू लिया जाता है, वो एक कंपल्सरी सोर्स ऑफ पब्लिक इनकम नहीं है। क्योंकि देखिए टैक्सेस ऑल दो कितने भी मैंडेटरी क्यों ना हो, इनडायरेक्ट टैक्सेस मैंडेटरी हैं, लेकिन उसके अंदर भी आप अवॉइड कर सकते हैं बाय नॉट पेइंग फॉर दोस जिसके अंदर आपको जीएसटी वगैरह लग रहा है। आप सिंपली नील रेटेड या जीरो रेटेड सप्लाईज का कंज्यूम कर सकते हैं। वैसे ही डायरेक्ट टैक्सेस, अगर आपकी इनकम जो है वो विद इन एग्जम्पशन लिमिट है, यानी 2.5 लाख है, या अगर आप एक सीनियर सिटीजन है तो 5 लाख तक है, और अगर आप सुपर सीनियर है तो उससे भी ज्यादा, तो इस तरह की अगर आप एग्जम्पशन लिमिट्स के अंदर आ रहे हैं तो टैक्स आपके ऊपर मैंडेटरी तो है ही नहीं। तो वही चीजें यहाँ पे कह रहे हैं कि ये पब्लिक से पैसा लिया तो जा रहा है, बट इन मोस्ट केसेस जो है ये कंपलसरी नहीं कंसीडर किया जाता एज एन इनकम, तो बिल्कुल भी नहीं। क्लासिफिकेशन ऑफ पब्लिक डेट, आइए देखते हैं कि पब्लिक डेट को किस तरह से क्लासिफाई किया गया है। द फैक्टर्स अफेक्टिंग द टाइप ऑफ पब्लिक डेट may be the categories of market, schedules for the repayment, interest rate and the purpose of borrowing। तो ये डिपेंड करता है इंटरनल और एक्सटर्नल, या जो भी अपने शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म, उस हिसाब से, पीरियड ऑफ टाइम के हिसाब से, या फिर कितनी बड़ी डेट ली है उसके हिसाब से। इंटरनल पब्लिक डेट एंड एक्सटर्नल पब्लिक डेट, आइए देखते हैं कि इंटरनल डेट क्या होती है और एक्सटर्नल डेट क्या होती है। द बोरोइंग्स दैट फ्लोट इन द कैपिटल मार्केट एंड ओड टू द पब्लिक एंड अदर कंट्रीज, इंस्टीट्यूशन और बॉडीज विद इन द कंट्री आर कॉल्ड इंटरनल डेट। तो जो विद इन द कंट्री यानी कि एक कंट्री के बाउंड्रीज के अंदर अंदर
कोई भी डेट लिया है, चाहे वो खुद के लोगों से लिया हो थ्रू कैपिटल मार्केट, चाहे वो कोई और जो है ये क्या लिखा है, ओड बाय द पब्लिक और कंट्रीज इंस्टीट्यूशन और बॉडीज विद इन द कंट्री। तो इस तरह के जितने भी इंस्टीट्यूशन है, चाहे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो, चाहे पब्लिक बॉडीज हो, चाहे कैपिटल मार्केट हो, यहां पर जो है अगर गवर्नमेंट जो है पब्लिक डेट लेती है, बोरो करती है, तो उसको क्या बोला जाता है, इंटरनल डेट, यानी कि अपनी ही कंट्री के लोगों से पैसा उसने उधार ले लिया। On the other hand, the borrowings that float in foreign capital markets and owed to the foreigners or foreign government or the other international institution are referred to as external debt। तो जो बाहर, जो हमारे देश से बाहर के लोगों से अगर हमने उधार लिया है, किसके थ्रू, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिट्स या ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिट्स के थ्रू, अगर हमने अपने पब्लिक सिक्योरिटीज को बाहर फॉरेन एक्सचेंजेस के अंदर अगर पब्लिश करवाया है, वहां पर अगर हमारे को फ्लोट करवाया है, तो वहां से जो पैसा आ रहा है उसको क्या कंसीडर किया जाएगा, एक्सटर्नल। तो यानी कि अगर हमने अपनी इंडिया की बाउंड्री के अंदर अंदर रहकर पब्लिक डेट लिया है, पब्लिक से उधार लिया है, तो उसको बोला जाएगा इंटरनल डेट। इंडिया से बाहर के लोगों से लिया है तो उसको क्या बोलेंगे हम, एक्सटर्नल डेट। शॉर्ट टर्म पब्लिक डेट एंड लॉन्ग टर्म पब्लिक डेट। आइए देखते हैं शॉर्ट टर्म क्या होते हैं और लॉन्ग टर्म क्या होते हैं। शॉर्ट टर्म बोरोइंग सच एज ट्रेजरी बिल्स, मेच्योरिटी पीरियड जिनका क्या रहता है, 90 दिनों का रहता है। तो ट्रेजरी बिल्स जो है वो क्या होते हैं, आपके शॉर्ट टर्म पब्लिक डेट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिनका मैच्योरिटी पीरियड यानी कि 90 दिन के लिए इशू किए जाते हैं। डे 1 से जो है आपको इंटरेस्ट उसका ड्यू होना स्टार्ट हो जाता है और 90 दिन के बाद आपका ट्रेजरी बिल मैच्योर हो जाता है, आपको अपना अमाउंट जो है इंटरेस्ट समेत वापस मिल जाता है। कवर मोस्ट पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट्स बोरोइंग। ऑल्सो गवर्नमेंट बोरोज फ्रॉम आरबीआई फॉर शॉर्ट टर्म टू मीट इट्स एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस। तो शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए, मतलब थोड़े पीरियड के लिए, गवर्नमेंट जो है इस तरह के ट्रेजरी बिल्स भी इशू कर देती है या फिर आरबीआई से थोड़े पैसे मांग लेती है अपनी शॉर्ट टर्म डिमांड्स को पूरा करने के लिए। बट फॉर लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स यूजुअली एक्सीडिंग टाइम पीरियड ऑफ 5 ईयर, गवर्नमेंट नीड लार्जर बोरोइंग फ्रॉम पब्लिक दैट आर रिक्वायर्ड फॉर वेरियस डेवलपमेंट पर्पसेस। तो 5 जो लॉन्ग टर्म पीरियड है वो यहां पर कितने का है, 5 साल तक का या उससे ज्यादा का। तो 5 साल से ज्यादा का अगर कहीं किसी को बोरोइंग, गवर्नमेंट को बोरोइंग करनी है, तो वो किससे बोरोइंग करेगी, पब्लिक से करने की कोशिश करेगी। क्योंकि देखिए इक्विटी क्या होता है आपका, या कोई भी सिक्योरिटी क्या होती है आपकी, वो एक लॉन्ग टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट होता है। जैसे आपके इक्विटी शेयर्स है, प्रेफरेंस शेयर्स हैं, डिबेंचर्स हैं, ये सारे क्या रहते हैं, आपके लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स रहती हैं। ये बहुत लंबे पीरियड की इनकी मैच्योरिटी होती है। इक्विटी की तो जब तक कंपनी चल रही है तब तक होती है, अगर वो कंपनी इंडेफिनेट अमाउंट ऑफ पीरियड के लिए चलती है तो वो इंडेफिनेट अमाउंट तक के लिए जो आपकी डेट है वो कंटिन्यू रहती है, आप उसके ऊपर टाइमली जो है डिविडेंड्स पे करते रहते हैं। सिमिलरली आपका डिबेंचर्स है वो भी 5-10 साल जो है इतना पीरियड का मैच्योरिटी पीरियड उनका रहता है। तो इस तरह से जो है लॉन्ग टर्म डेट्स जो है ये आपके सोर्सेज क्या बन जाते हैं, कैपिटल मार्केट से, जो आप शेयर्स के थ्रू, सिक्योरिटीज के थ्रू, डिबेंचर्स के थ्रू या और किसी बॉन्ड के थ्रू कवर करते हैं। फंडेड पब्लिक डेट एंड अनफंडेड या फ्लोटिंग पब्लिक डेट। फंडेड डेट इज एक्चुअली अ लॉन्ग टर्म डेट as its repayment is to be made after a long period of time, usually more than 1 year, and the government has to maintain a separate fund head for its repayment. That is why its type of borrowing is called funded debt। तो ऐसा उधार जिसके लिए गवर्नमेंट एक एक्स्ट्रा प्रोविजन या रिजर्व या रिडम्पशन रिजर्व अगर आप इसको कहें, वो मेंटेन करती है ताकि जब ये मैच्योर हो तो हमको जो है आउट ऑफ पॉकेट इनकी रिपेमेंट ना करनी पड़े। हमारे पास ऑलरेडी एक कॉर्पस फंड है, बहुत सारा एक्यूमुलेटेड फंड पड़ा है, रिडम्पशन रिजर्व, जो इसी पर्पस के लिए बनाया गया है कि जब ये सिक्योरिटी, ये फंडेड डेट्स जो हैं ये मैच्योर होंगी तो उसके अंदर से फंड निकालकर इनको रीपे कर दिया जाएगा। तो एक ऐसी डेट जो हमारे पास जिसका ऑलरेडी प्रोविजन रखा है, उसकी पेमेंट, रीपेमेंट या रिडम्पशन के लिए हमको अपनी जेब से इमीडिएट पैसा निकाल के नहीं देना पड़ेगा, उसके लिए ऑलरेडी हमने कुछ ना कुछ मेंटेन कर रखा है। और अनफंडेड कौन से होते हैं, फ्लोटिंग कौन से होते हैं, जिसके अंदर इस तरह की कोई भी सिक्योरिटी या चार्ज मेंटेन नहीं किया जाता, जो जब मैच्योर होंगे तभी उनकी रीपेमेंट का सोचा जाएगा। ऑन दी अदर हैंड, फ्लोटिंग और अनफंडेड डेट इज अ शॉर्ट टर्म डेट बिकॉज इट इज टू बी रीपेड विद इन अ शॉर्ट पीरियड, यूजुअली विद इन 1 year. There is no separate fund for its repayment. Its repayment is made out of public revenue. So the unfunded debt is given the name floating debt. तो फ्लोटिंग कौन, सॉरी, फंडेड डेट कौन से होते हैं, जिसके लिए प्रॉपर रिजर्व मेंटेन किया जाता है, एक रिडम्पशन रिजर्व या मैच्योरिटी रिजर्व बनाया जाता है कि जब वो पैसा मैच्योर हो जाएगा तो हमें एकदम से अपनी जेब से पैसा निकाल के ना देना पड़े, हमारे पास ऑलरेडी एक प्रॉपर फंड रखा है जिसके अंदर से हम पैसा निकाल के उसको रीपे कर देंगे। और फ्लोटिंग या अनफंडेड डेट कौन से होते हैं, जो
शॉर्ट रन के लिए लिए जाते हैं, जिसके अंदर अपना जो मैच्योरिटी पीरियड के ऊपर पब्लिक रेवेन्यू से यानी आउट ऑफ पॉकेट जो है गवर्नमेंट पे कर देती है। वॉलेंट्री पब्लिक डेट एंड कंपल्सरी पब्लिक डेट, आइए देखते हैं वॉलेंट्री क्या होता है। वॉलेंट्री कौन से होते हैं? जो आपके ऊपर ऑप्शनल होते हैं, जो आप जिसको अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकते हैं, रिजेक्ट या एक्सेप्ट कर सकते हैं। इस तरह के एक्शंस क्या कहलाए जाते हैं? वॉलेंट्री एक्शन, जहां पर आपका कंट्रोल रहता है उसकी जो है उसके होने या ना होने पर। The voluntary public debt are those loans which are given by the public on their own will and ability। तो ये क्या कह रहे हैं? वही चीज जो मैं बता रहा था आपको कि ऐसी चीज, ऐसा काम जो आप अपनी मर्जी से कर रहे हैं, जिस काम के ऊपर आपका कंट्रोल रहता है, उसके होने या ना होने पर उस काम को क्या बोला जाता है? वॉलेंट्री। और इनवॉलेंट्री इसका ऑपोजिट होता है, जो आपकी मर्जी से नहीं हो रहा होता। तो ये क्या कह रहे हैं? वॉलेंट्री पब्लिक डेट कौन से डेट होते हैं? जो पब्लिक अपनी मर्जी से गवर्नमेंट को देती है, अपने हिसाब से, अपनी हैसियत के हिसाब से। हर बंदा जो है इन्वेस्ट करता है पब्लिक सिक्योरिटीज में, तो उस चीज को क्या बोला जाता है? उस चीज को क्या बोला जाता है? वॉलेंट्री पब्लिक डेट। और कंपल्सरी पब्लिक डेट कौन से होते हैं? जो गवर्नमेंट की, जो पब्लिक की इच्छा के जो है अनुसार नहीं होते, जो उनको देने ही देने पड़ते हैं। जैसे कि वॉर टाइम, डिजास्टर्स के टाइम पे पब्लिक में बी कंपेल्ड बाय द गवर्नमेंट टू लेंड इट। तो इमरजेंसी सिचुएशंस में कोई डिजास्टर आ जाता है, फ्लड आ जाती है, कोई भूकंप आ जाता है बहुत बड़े स्तर पे, या कोई और ऐसी जो है आपदा हो जाती है, तो उसके अंदर जो है गवर्नमेंट पब्लिक से डिमांड कर सकती है कि भाई थोड़ा प्लीज पैसा दीजिए। जैसे आपके सामने एक बहुत बड़ा एग्जांपल क्या था? कोविड के टाइम के अंदर पीएम केयर्स फंड करके एक बनाया गया था, वो एग्जैक्टली यही था। वो क्या था? वो था तो वॉलेंट्री पब्लिक डेट, आपके ऊपर मजबूरी नहीं थी कि उसको करो या ना करो, ठीक है। अगर आप करते हैं तो आपको कुछ टाइम पीरियड के लिए उन्होंने जो है टैक्स रिबेट्स दी थी, टैक्स के अंदर आप अपने उसके अंदर कंसेशंस ले सकते थे, डिडक्शंस क्लेम कर सकते थे। अगर आपने की थी तो ठीक है, नहीं की तो भी कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन ये एक एग्जाम्पल किस चीज का था? एक इमरजेंसी के टाइम पे, यानी कोविड के टाइम पे, कोविड एक नेशनल इमरजेंसी थी, तो उसके टाइम पे लोगों से पैसा लिया गया कि प्लीज आप जो है डोनेट कीजिए, ताकि गवर्नमेंट की मेडिकल और हेल्थ को लेकर ये चीजें इंप्रूव की जा सके, नए इक्विपमेंट्स इंस्टॉल किए जा सके एज अर्ली एज पॉसिबल। तो ये वही चीज थी। पीएम केयर्स फंड क्या था? एग्जैक्टली ऐसा ही एक फंड था, जिसके अंदर जो पब्लिक थी उनसे पैसा लिया गया, किस लिए? इमरजेंसीज को जो है मिटिगेट करने के लिए, उनको किसी तरह से रोक पाने के लिए या प्रिवेंट करने के लिए। उसके बाद आते हैं रिडीमेबल पब्लिक डेट एंड इररिडीमेबल पब्लिक डेट। तो रिडीमेबल कौन से होते हैं? जो पब्लिक डेट फॉर विच श्योर रीपेमेंट एट सम अपकमिंग फ्यूचर डेट विल बी मेड एज प्रोमिस्ड बाय द गवर्नमेंट। यानी कि रिडीम क्या होता है? रिडीम का मतलब होता है कि मैच्योरिटी के ऊपर जितना आपसे पैसा लिया गया है, आपको उतना पैसा इंटरेस्ट समेत जो है वापस कर दिया जाएगा, या अगर कोई और उसकी टर्म्स एंड कंडीशन है तो वो उसके हिसाब सूद समेत वापस कर दिया जाएगा। उसको क्या बोला जाता है? रिडम्पशन। तो मैंने ऊपर भी बताया था ना, जो अपना फंडेड पब्लिक डेट थे, कि जो उसके अंदर जो रीपेमेंट है उसको जब करना पड़ता है तो हमारे पास एक रिडम्पशन रिजर्व रहता है। तो वो रिडम्पशन रिजर्व एग्जैक्टली यही होता है कि जब हमको पब्लिक डेट को रिडीम, यानी कि जब वो मैच्योर हो जाती हैं, जब हमको वो रीपे करनी पड़ती हैं, लोगों से पैसा लिया है तो लोगों को रीपे भी करना पड़ेगा, तो जब वो रीपे करना पड़ता है तो वो उसको क्या बोला जाता है? रिडम्पशन। और इरिडीमेबल कौन से होते हैं? जो एक बार ले लिए तो दोबारा से रीपे नहीं करने पड़ेंगे। ये चीजें क्या बन जाती है आपकी? रिडीमेबल और इरिडीमेबल पब्लिक डेट। While for the redeemable borrowing, the government does not make any promise about the repayment। जैसे इक्विटी कैपिटल होती है, उसके अंदर आपकी रीपेमेंट का कोई गारंटी नहीं होती है, तो मिल जाएगा, नहीं है तो फिर नहीं मिलेगा। लेकिन ऑन दी अदर हैंड, अगर आप प्रेफरेंस शेयर होल्डर हैं या डेट होल्डर हैं, कोई भी डिबेंचर्स वगैरह ले रखे हैं, तो वहां पर रीपेमेंट की गारंटी रहती है आपको। आप प्रेफरेंस है तो आपको प्रेफरेंस जो है, सबसे पहले आउटसाइडर्स पार्टी जैसे क्रेडिटर्स वगैरह हैं, डेटर्स वगैरह हैं, डिबेंचर होल्डर्स वगैरह हैं, उनको रीपेमेंट हो जाएगी। उनके रीपेमेंट के बाद जिनका नंबर आता है वो क्या आता है? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का। और इक्विटी शेयर होल्डर्स का नंबर कहां आता है? सबसे लास्ट में, क्योंकि उनको किसी भी तरह की कोई गारंटी नहीं दी होती है कि आपको अपना आपका पैसा जो आपने इन्वेस्ट किया वो वापस मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो वही चीज यहां पर बताई गई। प्रोडक्टिव रिप्रोडक्टिव पब्लिक डेट एंड अनप्रोडक्टिव डेट पब्लिक और डेड वेट पब्लिक डेट। यानी ये क्या होती हैं? प्रोडक्टिव कौन सी होती हैं, अनप्रोडक्टिव कौन सी होती हैं। यानी अगर मान लीजिए आप पब्लिक हैं, मैं गवर्नमेंट हूं, और मैं आपसे ऐसी उधार लेता हूं
जिसको मैं किसी ऐसे जगह पर इन्वेस्ट करता हूं जिससे जो है ना सिर्फ आपको अपना इंटरेस्ट या रीपेमेंट की गारंटी मिल सके, बल्कि गवर्नमेंट भी जो है, मतलब एक पॉजिटिव इन्वेस्टमेंट, अगर मैं साफ सीधे शब्दों में कहूं कि एक ऐसी जगह पर इन्वेस्ट कर दिया है, एक ऐसी कैपिटल इन्वेस्टमेंट कर दी है जिससे मेरे को भी फ्यूचर में अर्निंग हो जाएगी और आपकी भी रीपेमेंट और आपके इंटरेस्ट की गारंटी आपको मिलती रहेगी। तो ऐसी डेट कौन सी होती है? प्रोडक्टिव डेट, यानी कि मैंने जो आपसे पैसा उधार लिया है उसको मैंने प्रोडक्टिव यूज के लिए इस्तेमाल किया है। और अनप्रोडक्टिव या डेड वेट कौन सी होती हैं? ऐसी डेट्स जो मैंने ऐसी उधार ली हैं जिनको, जैसे मान लीजिए मैं अगर आपसे नॉर्मली बात करूं तो मान लीजिए मैंने आपसे ऐसी उधार ले ली और उसको जाकर जो है मैं किसी गलत काम में जो है लगा देता हूं, खर्च कर देता हूं, तो उसको क्या बोला जाता है? अनप्रोडक्टिव या डेड वेट पब्लिक डेट, यानी कि जिनसे किसी को फायदा नहीं हो रहा है, आप अपना खर्चा ही बढ़ा रहे हैं। एक तो आपके पास ऑलरेडी डेफिसिट है, आपने उसको कवर करने के लिए और उधार ले लिया। अब वो उधार जो आपने लिया है वो भी आपने खर्च कर दिया। अब ना सिर्फ आपके पास वो डेफिसिट है बल्कि आपको वो रीपे भी करना पड़ेगा, तो आपके पास अब और डेफिसिट बढ़ गया। तो ऐसी पब्लिक डेट को क्या बोला जाता है? डेड वेट, यानी कि या अनप्रोडक्टिव। और प्रोडक्टिव डेट कौन सी होती है? जो कंट्री या हमारे इकोनॉमिक की जो है प्रोडक्टिविटी है उसको बढ़ा दे। कोई इस तरह की इन्वेस्टमेंट कर दे गवर्नमेंट फॉरेन नेशनल में, या कोई इस तरह की जो है फैक्ट्री या पब्लिक कुछ इस तरह का काम कर दे जिससे जो है वो आपने जो उधार दी है वो रीपे भी हो सके और गवर्नमेंट भी अपने फ्यूचर रेवेन्यूज जनरेट कर सके। उसके बाद आते हैं मेथड ऑफ पब्लिक डेट रिडम्पशन, कि जब मैच्योर हो जाते हैं तो जब पब्लिक से जो पैसा लिया है वो पब्लिक को वापस करने का अब समय आ गया है, रिडम्पशन का समय आ गया है, तो वो किस तरह किया जाता है वो देखते हैं। रिफंडिंग के द्वारा, कन्वर्जन के द्वारा, सिंकिंग फंड के द्वारा, कैपिटल लेवी के द्वारा, और जो है ये सारे तरीके हैं। आइए देखते हैं एक एक करके ये क्या क्या तरीके हैं। इट इज टू इशू न्यू बॉन्ड्स एंड सिक्योरिटी विच विल रेज न्यू लोन्स एंड पे ऑफ द ओल्ड डेट्स। तो मान लीजिए मैं गवर्नमेंट हूं, आप जो है पब्लिक है, मैंने आपसे 1 लाख रुपए उधार लिए थे। अब 1 लाख रुपए जो है उनकी मैच्योरिटी पीरियड आ गया है, अब वो मुझे आपको वापस रीपे करने पड़ेंगे। तो मैं उनको रीपे करने के लिए क्या करता हूं? मैं नई शेयर्स या नई इक्विटी या कोई भी नई सिक्योरिटी जो है वो इशू कर देता हूं और आपसे 1,20,000 रुपए फिर से ले लेता हूं और उस 1,20,000 में से 1 लाख आपको वापस कर देता हूं और 1,20,000 के आपको नए शेयर्स इशू करके दे देता हूं। तो इस तरह की चीज को क्या बोला जाता है? रिफंडिंग। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको नॉर्मल लोकल इंडिविजुअल के टर्म्स में समझाऊं, मान लीजिए मैंने पीएनबी के से एक लोन लिया है 1 लाख रुपए का। अब पीएनबी के लोन को पूरा जो रीपे करने का मेरा टाइम आ गया। अब मैं क्या करता हूं? मेरे पास 1 लाख रुपए उसको देने को नहीं है, मैं जाता हूं एसबीआई के पास और वहां से 1 लाख रुपए उठाता हूं, फिर से एक नया लोन लेता हूं और वो 1 लाख रुपए जाकर मैं पीएनबी को पकड़ा देता हूं। तो पीएनबी का लोन खत्म हो गया है और मेरे पास अब एसबीआई को लोन पे करने के लिए और टाइम आ गया है, यानी वो 1 लाख रुपए जो है फिर से मेरे पास 5 साल का टाइम रिन्यू हो गया है, मैं फिर से वो लोन जो है 5 साल के बाद रीपे कर सकता हूं। तो इस तरह की जो है फंक्शन को क्या बोलते हैं? रिफंडिंग, यानी कि मैंने एक जगह का पैसा पे करने के लिए दूसरी जगह से नया उधार ले लिया, इस चीज को बोला जाता है रिफंडिंग। फिर आता है कन्वर्जन। इट इज टू रिड्यूस हायर इंटरेस्ट लोड ऑन ओल्ड लोन्स बाय कन्वर्टिंग इनटू देम न्यू लोन्स विद लो इंटरेस्ट। तो मान लीजिए आप पब्लिक है, मैं गवर्नमेंट हूं, मैंने आपसे 1 लाख जो है रुपए का डेट लिया था 20% की इंटरेस्ट पे ऊपर, मान लीजिए। अब मैं क्या करता हूं? अब आ गया टाइम रिडम्पशन का, यानी कि अब मुझे आपको वापस कितना करना है? 1,20,000 रुपए। 1 लाख जो आपका प्रिंसिपल डेट था और 20% जो मैंने इंटरेस्ट आपको प्रॉमिस किया था। अब मैं क्या करता हूं? मेरे पास 1,20,000 रुपए आपको देने के लिए नहीं है, मैं क्या करता हूं? आपको नए या कोई नया लोन ले लेता हूं या नए सिक्योरिटीज इशू कर देता हूं जिसके अंदर मुझे जो है कम इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, उससे मुझे जो पैसा भी मिल जाएगा। मान लीजिए 1,20,000 मुझे अगर आपको वापस करना है, मैं क्या करूंगा? मैं और 1 लाख रुपए जो है, या मान लीजिए 1,50,000 जो है वो नई सिक्योरिटीज इशू कर देता हूं, नया पैसा उठा लेता हूं और वो जो पैसा उठाऊंगा वो मैं किस प्रॉमिस पे उठाऊंगा? कि मैं आपको 10% या 5% का इंटरेस्ट पे कर दूंगा। तो उससे 1,50,000 जो है उससे मैंने आपका 1,20,000 भी पे कर दिया और मेरे पास जो नई डेट आ गई है वो अब कम इंटरेस्ट के ऊपर भी आ गई है, यानी कि पहले मेरे पास 1,20% पे थे, अब मेरे पास 1,50,000 जो है 10% के ऊपर है। तो इस तरह की जो है चीजें की जा सकती हैं। टेक्निकली ये भी एक रिफंडिंग का ही जो है कॉन्सेप्ट बन जाता है। उसके बाद आते हैं सिंकिंग फंड के ऊपर। सिंकिंग फंड, सम पार्ट ऑफ रेवेन्यू इज केप्ट एनुअली सो दैट पेमेंट ऑफ डेट कैन बी डन ऑन मैच्योरिटी, की कुछ पार्ट जो है
रेवेन्यू का, वो अलग से प्रोविजन बना लिया जाता है। हर साल छोटा छोटा हिस्सा उसका जो है रेवेन्यू में से निकालकर उस प्रोविजन में ट्रांसफर कर दिया जाता है, ताकि जब अब मैच्योरिटी हो तो हमें अपनी जेब से एकदम से पैसा निकाल के ना देना पड़े। हमारे पास फंड कुछ ऑलरेडी पड़े हैं, हम उसके अंदर से वो रिडीम कर पाएंगे। तो ऐसे फंड को क्या बोला जाता है? सिंकिंग फंड। कैपिटल लिवी क्या होता है? स्पेशल स्पेशल टैक्स ऑन द कैपिटल इम्पोज फॉर पेमेंट ऑफ पब्लिक डेट, यानी कि जो कैपिटल हमने इकट्ठा की है, जो डेट हमने इकट्ठा करा है, उसके ऊपर इस तरह का टैक्स लगा दिया जाता है। वही टैक्स जो है, देखो, आपने मेरे को पैसा उधार दिया, मैं गवर्नमेंट हूं, अब जब मैं आपको इंटरेस्ट पे करूंगा, या मान लीजिए मैं उसके ऊपर कोई आपको जो डिविडेंड दे रहा हूं या आपको रिडीम कर रहा हूं, उसके ऊपर कैपिटल गेन का टैक्स लगा दूं। अब वो जो कैपिटल गेन है, मान लीजिए आपने मुझे 1 लाख रुपए दिए, मैं अब आपको 1,20,000 वापस कर रहा हूं। 1,20,000 के ऊपर मैं बोलता हूं कि भाई 30% का टैक्स दे दे। 1,20,000 के ऊपर 30% का टैक्स कितना बन जाएगा? 36,000 के अराउंड आपका बन जाएगा। अब मैं आपको 1,20,000 दे रहा हूं और 36,000 आपसे टैक्स के रूप में वापस ले रहा हूं। तो आप ये देख रहे हो कि किस तरह से जो है यहाँ पर कैपिटल लवाई लगाकर पैसा जो है वापस से इकट्ठा किया जाता है, चूना लगाया जाता है। Terminal annuity. The public debt can be paid on the basis of terminal in equal installments annually. तो टर्मिनल डेट कौन से होते हैं? यानी कि कुछ इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर आपको पब्लिक डेट पे करना पड़ता है। उसके बाद आते हैं बजट सरप्लस के ऊपर, कि अगर बजट में, जैसे हम अभी तक क्या पढ़ते आ रहे हैं, बजट डेफिसिट, अगर कभी बजट सरप्लस आ जाता है, यानी हमारे रेवेन्यूज जो है हमारे एक्सपेंडिचर से ज्यादा हो जाते हैं, तो उसके अंदर से हम पे कर सकते हैं। गवर्नमेंट में यूज बजटरी सरप्लस टू पे द पब्लिक डेट और टू बाय बैक इट्स ओन बॉन्ड एंड सिक्योरिटीज विच वर इशूड इन दी पास। तो बाय बैक भी किया जा सकता है, यानी अपनी सिक्योरिटी पब्लिक से वापस खरीद ली जाएगी। कंपल्सरी डिक्रीज इन इंटरेस्ट रेट, जो है इंटरेस्ट रेट डिक्रीज कर दिए जाएंगे, ताकि अल्टीमेट जो आपको पे रीपे करना है उसकी बर्डन कम की जा सके। तो वो चीज जो है यहाँ पर बताई गई है। तो आपका जो कॉन्सेप्ट है किसका, ये जो पब्लिक डेट का, आपका जो पब्लिक डेट का कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पर पूरा होता है। आई होप आपको जो है ये समझ में आ गई होगी कि गवर्नमेंट पब्लिक से जब उधार लेती है सिक्योरिटीज या बॉन्ड्स इशू करके, तो उसको क्या बोला जाता है? पब्लिक डेट। कितने तरह के होते हैं वो भी हमने देख लिए। ये देखो, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, फंडेड, अनफंडेड, वॉलेंट्री, कंपल्सरी, रिडीमेबल, इरिडीमेबल, प्रोडक्टिव, अनप्रोडक्टिव, ये सारे जो है हमने कवर कर लिए। मेथड्स कौन कौन से होते हैं वो भी हमने देख लिया। आइए अब अपने अगले चैप्टर की तरफ मूव करते हैं, जिसका नाम है मैनेजमेंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट, यानी कि आपका जो बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट है वो समझेंगे क्या होता है और उसको किस तरह मैनेज किया जाता है। उसके अंदर कैपिटल अकाउंट और अपना करंट अकाउंट क्या क्या चीजें होती हैं, और बैलेंस ऑफ ट्रेड से किस तरह डिफर करता है, ये सारी चीजें हम जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट को। Balance of payment is an organized record for all the financial transactions during a particular time period made between the people or resident of one country and the remaining world. तो balance of payment एक ऐसा नेशनल लेजर है, एक ऐसा नेशनल अकाउंट है जिसके अंदर जो हमारी कंट्री के लोग हैं उन्होंने कितना पैसा कमाया, क्या पैसा किसी को दिया, बाहर को दिया, इंटरनली दिया, सारा जो है किस्सा किसके अंदर दिया होता है? बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर। कहने का मतलब एक ऐसा अकाउंट जिसके अंदर, मान लीजिए इंडिया की बात करूं तो इंडिया का बैलेंस ऑफ पेमेंट एक ऐसा अकाउंट है जिसके अंदर इंडिया के 140 करोड़ लोगों ने जो ट्रांजैक्शंस की, किसके साथ? फॉरेन कंट्री के साथ, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ, यानी कि इंडिया को छोड़कर बाकी जितनी भी दुनिया है उसके साथ। तो उसको क्या बोला जाता है? उसकी सारी ट्रांजैक्शंस की जो डिटेल है वो कहां दी जाती है? बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट के अंदर। दोबारा पढ़ते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट एक ऑर्गेनाइज्ड रिकॉर्ड है इसका, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस का। कहां पर? किसी भी पर्टिकुलर टाइम पीरियड में एक कंट्री का, किसके? लोगों का, उस कंट्री के लोगों का, किसके साथ? बाकी दुनिया के साथ। यानी कि बाकी दुनिया के साथ किसी कंट्री के खुद के लोगों ने जो ट्रांजैक्शंस की हैं उसका एक ऑर्गेनाइज्ड रिकॉर्ड, एक प्रॉपर लेजर, एक अकाउंट क्या कहलाता है? बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट। इट रिकॉर्ड्स ऑल द फ्लोज, मूवमेंट्स ऑफ मनी कमिंग इन एंड गोइंग आउट ऑफ द कंट्री। तो जितना भी पैसा देश के अंदर बाहर से आया और जितना भी पैसा देश से बाहर गया वो सब डिटेल्ड में रखा जाता है। सारा फ्लो, कैश इन कैश आउट, वो सारी चीजें कहां पर मेंशन की जाती हैं? आपके बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट के अंदर। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है? एक ऐसा लेजर है जिसके अंदर देश के लोगों का बाहर की दुनिया से उन्होंने जो ट्रांजैक्शन करी है उसका रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है।
कीपिंग एन आई ऑन द मॉनेटरी मूवमेंट्स ऑफ द इकोनॉमी, तो जो मॉनेटरी मूवमेंट्स हैं एक इकोनॉमी की बाकी दुनिया के साथ, उसके ऊपर नजर रखने के लिए बनाया गया। VOP must sum up to zero statistically when all the records are properly entered। कहने का मतलब है जितना पैसा आया उतना ही पैसा बाहर जाना चाहिए। एक सर्कुलर फ्लो ऑफ जो इनकम है या मनी है उसको मेंटेन रखने के लिए कुछ पैसा, मान लीजिए 1 लाख रुपए जो है बाहर से आए और लेकिन वापस 80,000 ही गए, तो यानी कि जो 20,000 का लीकेज है उसको डिटरमाइन करना, आइडेंटिफाई करना और उसको इस तरह से रिकॉर्ड करना कि जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट दोनों बराबर 1 लाख के ऊपर स्टैंड कर सके। मैं एग्जाम्पलरी फिगर ले रहा हूं 1 लाख का, ये बहुत बड़ा फिगर होता है अगर आप देखें तो। बट इट डजंट हैपन मोस्टली, ऐसा होता नहीं है। क्यों नहीं होता, कैसे हो सकता है भाई? आपसे आप बाहर कितना ट्रेड कर रहे हैं, कैसे इक्वलाइज कर सकते हैं? यहां पर देखो, ये बहुत बड़ी बात है कि हम अपने देश का ट्रेड जो अपने देश से बाहर भेज रहे हैं वो बिल्कुल इक्वल हो जितना बाहर से हमारे देश में आ रहा है। ऐसा इम्पॉसिबल है। अगर ऐसा हो सकता तो हमारे डेट्स जो हैं, फॉरेन डेट्स जो हैं, वो कभी भी जो हैं ज्यादा ना होते, या वो जो हैं जब हम जो अपने फिस्कल डेफिसिट्स हैं उसके अंदर जब हम उनको दिखाते हैं तो हमारे फिस्कल डेफिसिट होते ही नहीं। डेफिसिट कब होता है? जब हमारे एक्सपेंडिचर हमारे रेवेन्यू से ज्यादा हो जाए। सिमिलरली बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट भी एक टर्म होता है जब हमारे जो इंपोर्ट्स हैं, यानी कि जो हमने बाहर से पैसा मंगाया है, जो बाहर से मंगाया है वो हमारे एक्सपोर्ट से, यानी कि जो हमने बाहर भेजा है उससे ज्यादा हो जाता है, तो ये क्या बोला जाता है? डेफिसिट बोला जाता है, जब इंपोर्ट्स हमारे एक्सपोर्ट से ज्यादा हो जाए। ये सिचुएशन कभी हार्डली पॉसिबल हुई है। इनफैक्ट ना सिर्फ हमारे देश की बल्कि बाहर भी किसी देश की या तो सरप्लस में रहा है या डेफिसिट में रहा है, इक्वल कभी नहीं रहा। तो वो चीजें यहां पर बताई गई। BOP स्टेटमेंट टेल्स अबाउट द फाइनेंशियल स्टेटस ऑफ अ कंट्री। It has all the financial transaction entered in debit and credit head, which indicates whether the funds are in surplus or in deficit। तो फिर से सिंपल एक अकाउंट्स का जो है फंडा चलता है। यहाँ पर डेबिट है, क्रेडिट साइड है, क्रेडिट के अंदर इनकम्स दिखाई जाती हैं, डेबिट्स के अंदर आपके एक्सपेंडिचर दिखाई जाते हैं। तो वही चीजें यहाँ पर की जाएगी। एक्सपोर्ट जब इंपोर्ट से ज्यादा हो जाएंगे तो वो सरप्लस बन जाएगा, यानी कि हमने जो बाहर भेजा वो जितना आया उससे ज्यादा है, तो वो क्या बन जाएगा? सरप्लस। ऑब्वियसली मैं अगर ज्यादा बेच रहा हूं या मैं ज्यादा बाहर भेज रहा हूं, ठीक है, और जितना मंगा रहा हूं उससे, तो वो क्या बन जाएगा? वो एक प्रॉफिटेबल सिचुएशन है। मैं ज्यादा सेल कर पा रहा हूं, मैं ज्यादा एक्सपोर्ट कर पा रहा हूं, उससे मुझे ज्यादा फॉरेन एक्सचेंज मिल रहा है। और इंपोर्ट में मंगा कम रहा हूं, मुझे जरूरत कम की है, मैं सब कुछ अपने देश में ज्यादा प्रोड्यूस कर रहा हूं, तो वो क्या बन जाएगा? एक्सपोर्ट इंपोर्ट से ज्यादा हो जाएंगे। ये सिचुएशन क्या है? प्रॉफिटेबल यानी सरप्लस। अब सिमिलरली अगर मेरे इंपोर्ट्स और अगर मेरे एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट से कम है, यानी कि मेरा इंपोर्ट मेरे एक्सपोर्ट से ज्यादा है, तो वो कौन सी सिचुएशन बन जाएगी? डेफिसिट की। यानी कि जितना मैं बाहर भेज रहा हूं वो कम है किससे? जितना मैं बाहर से मंगा रहा हूं। वही चीजें क्या बोली जाती हैं? सरप्लस और डेफिसिट। आई होप इतनी चीज आपको समझ में आ गई कि बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है, सरप्लस और डेफिसिट किसका, BOP का किस तरह से डिटरमाइन किया जाता है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। इंपॉर्टेंस ऑफ BOP स्टेटमेंट की, जो बैलेंस ऑफ पेमेंट की स्टेटमेंट है, यानी कि जो लेजर है या अकाउंट है, इसको जो है इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इसकी महत्वता क्या है? टेल्स अबाउट द फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिक पोजीशन ऑफ अ कंट्री। अब एक ऑब्वियस सी बात है, एक डेवलप्ड नेशन है US से ज्यादा, जिसका एक्सपोर्ट्स जो है उसके इंपोर्ट से ज्यादा है, तो वो क्या दर्शाता है कि वो जो कंट्री है या इकोनॉमी है वो बहुत बेटर है, बहुत इकोनॉमिक स्टेबल पोजीशन के अंदर है, वो ज्यादा कमा रही है खर्च करने से ज्यादा। इंपोर्ट के ऊपर पैसा लगता है, आप कुछ मंगाएंगे तो आपको पे करना पड़ेगा। एक्सपोर्ट के ऊपर आपको इनकम होती है, आप जो बाहर भेजेंगे उससे आपको रेवेन्यू जनरेट होगा। तो अगर आप सरप्लस सिचुएशन में है तो ऑब्वियसली ये एक अच्छा इंडिकेटर है कि आपकी जो कंट्री है वो अच्छा जो है परफॉर्म कर रही है अपने पीरियड के अंदर। उसके बाद आते हैं, इट इज एन इंडिकेटर फॉर द एक्सटेंट ऑफ डेप्रिसिएशन और एप्रिसिएशन ऑफ अ करेंसी। तो डेप्रिसिएशन और एप्रिसिएशन ऑफ अ करेंसी का एक इंडिकेटर है। जैसे हमारी जो करेंसी है डॉलर के अगेंस्ट डेप्रिशिएट होती है, कभी कभी अप्रिशिएट होती है जब डॉलर गिर जाता है थोड़ा। जैसे मान लीजिए, आपको आई गेस ये 12th के अंदर हमने पढ़ा था कॉन्सेप्ट अच्छे से, अगर आपको याद हो तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं आपको एक बार रिवाइज करवा देता हूं। जब हमारी करेंसी जो है, जब हमारे जैसे मान लीजिए $1 जो है वो 75 रुपीज का हो जाता है, तो हमारी करेंसी डेप्रिशिएट करती है किसके कॉन्ट्रास्ट में? डॉलर के कॉन्ट्रास्ट में। यानी कि हमें अब ज्यादा पे करना पड़ रहा है $1 लेने के लिए। और अगर
वही $1 के बदले वो कल जो है डॉलर गिर जाता है, यानी कि वो अब 75 की जगह 74 रुपीज हो गया, तो मेरी करेंसी क्या हुई है, अप्रिशिएट हुई है। मुझे अब पर डॉलर इंडियन रुपीज के अंदर कम पे करना पड़ेगा। तो ये चीज क्या बोले जाते हैं, डेप्रिसिएशन और एप्रिसिएशन। ये जो लिटरल टर्म्स हैं उनसे थोड़ा ऑपोजिट फंक्शन करते हैं। डॉलर जब बढ़ जाता है तो उसको बोला जाता है डेप्रिसिएशन, क्योंकि हमें अब ज्यादा पे करना पड़ेगा ना डॉलर के एक्सचेंज में। मुझे अगर $1 लेना है तो मुझे 75 रुपीज पे करने पड़ेंगे, और जब डॉलर वही 74 या 73 रुपीज का हो जाएगा तो मुझे कम पे करना पड़ेगा। तो वो क्या बोला जाता है, यानी कि अब मेरी करेंसी जो है वो थोड़ी डॉलर के अगेंस्ट स्ट्रांग हो चुकी है, वो थोड़ी सी नॉर्मलाइज होने लगी है। तो उस सिचुएशन को क्या बोला जाता है, करेंसी एप्रिसिएशन। यानी मुझे अब डॉलर के अगेंस्ट या किसी भी फॉरेन एक्सचेंज के अगेंस्ट कम पैसा पे करना पड़ रहा है, वो चीज क्या बोली जाएगी, कैपिटल एप्रिसिएशन। यानी कि मेरी करेंसी अब थोड़ी बेटर हो गई है, अब वो ज्यादा के बदले कम जो है मेरे को पे करना पड़ेगा। तो अब वही चीजें यहां पर, और अगर मैं बात करूं कि अगर मुझे डॉलर जो है वो 75 रुपीज का हो जाता है, 76 का हो जाता है, तो मेरी करेंसी डेप्रिशिएट हो गई। वो कॉन्सेप्ट जो है क्या बोला जाता है, एप्रिसिएशन ऑफ अ करेंसी। ये एक इंडिकेटर है किसका, मतलब बीओपी एक इंडिकेटर है इन दो चीजों का। बैलेंस ऑफ पेमेंट, अगर आपके एक्सपोर्ट्स आपके इंपोर्ट से ज्यादा है यानी सरप्लस है, तो आपकी करेंसी स्ट्रांग है, आपकी करेंसी एप्रिशिएट करेगी, यानी कि आपको जो है पर डॉलर कम वैल्यू पे करनी पड़ेगी। अगर आप डेफिसिट में चल रहे हैं, जैसे इंडिया है वो डेफिसिट में चल रहा है, तो हमको पर डॉलर ज्यादा रुपए पे करने पड़ते हैं, यानी हमारी करेंसी डेप्रिशिएट होती है। इकोनॉमिक पॉलिसीज ऑफ अ कंट्री आर मेड बाय कीपिंग बीओपी इन माइंड। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट को ध्यान में रखते हुए हमारी इकोनॉमिक पॉलिसीज जो हैं वो फ्रेम की जाती हैं। फाइनेंशियल रिलेशन ऑफ अ कंट्री विद अदर्स, कितने अच्छे फाइनेंशियल रिलेशंस हैं वो दिखाता है। इट हेल्प्स इन गिविंग डायरेक्शन टू द मेजर टू बी टेकन टू द बूस्ट द इकोनॉमी। तो ऐसी डायरेक्शन देता है, मैंने बताया ना इकोनॉमिक पॉलिसीज जो हैं वो बीओपी को ध्यान में रखते हुए बनाई जाती हैं। तो इकोनॉमिक पॉलिसीज किस लिए बनाई जाती हैं, ताकि देश को बूस्ट किया जा सके। और अगर इकोनॉमिक पॉलिसीज अपने बीओपी को देख के बनाई जाती हैं, तो और इकोनॉमिक पॉलिसीज देश को बूस्ट करने के लिए बनाई जाती हैं, तो इनडायरेक्टली बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट जो है वो क्या करता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में या बूस्ट करने में हेल्प करता है। आइए देखते हैं कंपोनेंट्स क्या क्या है बीओपी के, यानी कि जो हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट है उसके अंदर क्या क्या चीजें आती हैं। तो करंट अकाउंट आता है जिसके अंदर हमारी गुड्स एंड सर्विसेज आती हैं, यानी कि जो आपने गुड्स भेजे या सर्विसेज प्रोवाइड किया, इंपोर्ट करा, वो सारी चीजें। कैपिटल अकाउंट आते हैं एसेट्स, यानी कि जो आपकी कैपिटल ट्रांजैक्शन है, ऐसी ट्रांजैक्शन जिनके ऊपर आपकी जो जिनसे आपकी कैपिटल लायबिलिटीज या कैपिटल एसेट पे इंपैक्ट पड़ता है, वो बढ़ते या कम होते हैं, ऐसी चीजों को क्या बोलते हैं, ऐसी चीजों को कहां रिकॉर्ड करना है, बीओपी के कैपिटल अकाउंट के अंदर। और जो डेली रेवेन्यू नेचर के गुड्स एंड सर्विसेज से होने वाले रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, उनको कहां रिकॉर्ड करेंगे, करंट अकाउंट के अंदर। फाइनेंशियल अकाउंट दैट इंक्लूड इन्वेस्टमेंट एंड इंटेंजिबल। और तीसरा अकाउंट कौन सा होता है, फाइनेंशियल अकाउंट, जिसके अंदर हमारी इन्वेस्टमेंट्स होती हैं और इंटेंजिबल एसेट्स आती है या लायबिलिटीज आती हैं। इंटेंजिबल्स कौन से होते हैं, गुडविल, पेटेंट्स, कॉपीराइट, इंडस्ट्रियल डिजाइन वगैरह, ये सब। तो करंट अकाउंट क्या होता है, कैपिटल अकाउंट प्लस फाइनेंशियल अकाउंट। तो करंट अकाउंट जो है सबसे बड़ा अकाउंट कंसीडर किया जाता है, इसके अंदर कैपिटल भी आ जाता है और फाइनेंशियल अकाउंट भी आ जाता है। तो ये चीज आप याद रखेंगे, क्या करंट अकाउंट जो है वो क्या होता है, कैपिटल प्लस फाइनेंशियल अकाउंट। बीओपी में कितने अकाउंट होते हैं, 3 होते हैं, करंट, कैपिटल और फाइनेंशियल। करंट के अंदर गुड्स एंड सर्विसेज आती हैं, कैपिटल के अंदर आपके एसेट्स वगैरह आते हैं कैपिटल नेचर के, और जो फाइनेंशियल है उसके अंदर आपकी इन्वेस्टमेंट्स और इंटेंजिबल्स आते हैं। करंट अकाउंट में दोनों ही चीजें आ जाती हैं, कौन सी, कैपिटल और फाइनेंशियल। विजिबल कौन सी होती हैं, गुड्स में, और इनविजिबल कौन सी होती हैं, सर्विसेज में। ये आप चीजें याद रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं आपके एग्जाम के लिए, बहुत रिलेवेंट है। बैलेंस ऑफ पेमेंट, ये क्वेश्चन डायरेक्टली आता है, व्हाट इज बैलेंस ऑफ पेमेंट, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन्ड इन बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो प्लीज ये चीज बार बार मैं बोल रहा हूं, ये चीज आपके लिए बहुत रेलिवेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए भी और आपके नेट जेआरएफ जैसे एग्जाम्स के लिए भी। तो ये चीज प्लीज जो है याद रखिएगा कि आपका करंट अकाउंट जो है उसके अंदर गुड्स एंड सर्विसेज आती हैं। गुड्स को विजिबल आइटम, देखो ये क्या है, ये गुड है, विजिबल है, मुझे दिखाई दे रही है, मैं आपको पढ़ा रहा हूं टीचिंग, वो क्या है, इनविजिबल, एक सर्विस है, यानी कि वो देखिए आप उसको टच नहीं कर सकते। टीचिंग को आप टच कर सकते हैं क्या, टीचिंग आप कंज्यूम कर सकते हैं एज ए सर्विस। आप जाइए, फी पे कीजिए या कुछ भी कीजिए, और आप जो है किसी जैसे स्कूल वगैरह में है, तो वो एक टीचिंग क्या है, एजुकेशन क्या है, एक सर्विस है। तो सर्विस आपको प्रोवाइड की जा रही है, आप उसको टच नहीं कर सकते। यू कैन टेक इट, यू कैन कंज्यूम इट, बट यू कैन नॉट टच इट।
यू कैन नॉट सी इट, आप टीचिंग देख नहीं सकते, ठीक है। सिमिलरली उसको क्या बोला जाता है, इनविजिबल एक्टिविटीज। लेकिन ये डायरी है, ये मोबाइल है, ये कंप्यूटर स्क्रीन है, ये क्या है, गुड्स हैं, ये आप फिजिकल चीजें हैं, इनको आप टच कर सकते हैं, इनको आप देख सकते हैं, ये क्या बन जाती हैं, आपकी गुड बन जाती हैं। तो यही चीजें आपकी बताई गई हैं। विजिबल क्या होते हैं, गुड्स के अंदर ट्रेड करना। इनविजिबल आइटम्स कौन सी होती हैं, सर्विसेज के अंदर ट्रेड करना। तो ये कौन सी किसके अंदर बात कर रहे हो, करंट अकाउंट के अंदर। कैपिटल अकाउंट क्या होता है, तीन चीजें, लोन्स एंड बोरोइंग, इन्वेस्टमेंट और फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, यानी कि कितना पैसा उधार लिया, वो सब चीजें, दिया लिया दोनों ही, ठीक है। हम भी तो किसी को उधार देते हैं, जैसे नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान, जो हमसे वीक इकोनॉमीज है, अफगानिस्तान, उनको हम पैसा देते हैं। और जो हमसे स्ट्रॉन्ग इकोनॉमीज है, चाइना, अमेरिका, यूएस, रशिया वगैरह, इनसे हम पैसा उधार लेते हैं। तो ये चीजें क्या होती हैं, लोन्स एंड बोरोइंग्स। तो दोनों चीजें यहां पर मेंशन करनी पड़ेंगी। इन्वेस्टमेंट कहाँ इन्वेस्ट किया, नॉन रेजिडेंट्स ने। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स वो सब कि हमारे पास आरबीआई के पास कितना फॉरेन एक्सचेंज पड़ा है, डॉलर कितना है, पाउंड कितना है, येन कितना है, युआन कितना है, ये सारी चीजें जो है आरबीआई के पास कितनी कितनी मात्रा के अंदर है, वो भी रखनी पड़ेगी। उसके बाद फाइनेंशियल अकाउंट आता है। दिस अकाउंट मॉनिटर द फ्लो ऑफ फंड्स फ्रॉम एंड टू अदर कंट्रीज, चेंज इन फॉरेन ओनरशिप। तो ये इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है, हमने पढ़ा था कि कितनी ओनरशिप बाहर से इंडिया के अंदर जो एसेट्स हैं उनके अंदर हुआ, और कितनी इंडिया की बाहर जो एसेट्स हैं उसके अंदर बढ़ गई। फॉर एग्जांपल, मैं अगर यूएसए में जाकर एक लैंड खरीद लेता हूं, वो क्या हो जाएगा, वो हमारे इंडियन नेशनल ने फॉरेन की जमीन के ऊपर एक एसेट खरीदा है, लैंड एक एसेट है, तो उसको क्या बोला जाएगा, वो कहां आएगा, फाइनेंशियल अकाउंट के अंदर ये ट्रांजैक्शन आएगी कि इंडियन सिटीजन ने किसी फॉरेन कंट्री के अंदर एक एसेट के अंदर जो है इन्वेस्टमेंट करी है, एक एसेट को बाय आउट करा है। और सिमिलरली अगर कोई बाहर का फॉरेन आदमी हमारे इंडिया के अंदर किसी तरह की इन्वेस्टमेंट कर देता है एसेट के अंदर, कैपिटल एसेट के अंदर, चाहे वो लैंड ले चाहे किसी और तरह की एसेट ले, तो उसको क्या बोला जाता है, अपना ये फाइनेंशियल अकाउंट के अंदर ही वो रिकॉर्ड किया जाएगा। तो ये सारी चीजें आप याद रखिएगा, ये तीन जो हैं ये चीजें, ये जो पेज है ये वाला, इतना इतना पोर्शन, ये बहुत रेलिवेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और फाइनेंशियल अकाउंट, तो ये तीन चीजें आप याद रखेंगे, प्रॉमिस कीजिए। उसके बाद आते हैं मैनेजमेंट ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल बैलेंसेस। इंटरनल और एक्सटर्नल बैलेंसेस होते क्या है, ये देखते हैं। व्हेन मेंटेन फुल एम्प्लॉयमेंट एंड स्टेबल प्राइस लेवल एज अ फंक्शन ऑफ टोटल आउटपुट, इट इज सेड टू बी एन इंटरनल बैलेंस। यानी कि जो हमारे देश के अंदर जितनी प्रोडक्शन हो रही है, वही कह रहे हैं ना कि इंटरनली कितना स्टेबल है, इंटरनल कितना बैलेंस है प्रोडक्शन के अंदर और कंजम्पशन के अंदर, उसको क्या बोला जाएगा, इंटरनल बैलेंस। की फुल एम्प्लॉयमेंट एंड स्टेबल प्राइस एज टू द फंक्शन ऑफ टोटल आउटपुट, यानी जितना प्रोड्यूस हो रहा है उसके इक्वल है क्या, एम्प्लॉयमेंट और प्राइस लेवल। तो ये चीजें क्या कहला जाती हैं, इंटरनल स्टेबिलिटी या इंटरनल बैलेंस की। हमारा जो देश का आंतरिक स्वभाव है, आंतरिक आर्थिक जो चीजें हैं वो बिल्कुल स्टेबिलिटी में है। इंटरनल बैलेंस क्या है, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, स्पेंडिंग बाय गवर्नमेंट और करंट अकाउंट, इन सबको जब ऐड कर देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, इंटरनल बैलेंस। Similarly, when the current account of a country is neither too far in surplus nor in deficit, that is near to balance, the economy is said to be an external balance, surplus or deficit in external in current account। यानी कि जो एक्सटर्नल बैलेंस है उसको क्या कहा जाता है, जब हमारा करंट अकाउंट कौन सा था, जिसके अंदर हम गुड्स एंड सर्विसेज को ट्रेड करते थे, या कैपिटल अकाउंट प्लस फाइनेंशियल अकाउंट, ये जब हमारा या तो सरप्लस में हो या डेफिसिट में हो, इक्वल ना हो बस, तो उस चीज को क्या कंसीडर किया जाता है, एक्सटर्नल बैलेंस। यानी कि सरप्लस और डेफिसिट इन करंट अकाउंट क्या कहा जाता है, एक्सटर्नल अकाउंट। नॉट नेसेसरीली सरप्लस भी हो सकता है सरप्लस हो सकता है डेफिसिट हो, बट इक्वल ना हो बस। सरप्लस या डेफिसिट में से कुछ भी हो ले, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस इक्वल ना हो, उस चीज को क्या कंसीडर किया जाता है, एक्सटर्नल बैलेंस। To maintain internal and external balances, monetary as well as fiscal policies are required. Under the floating exchange rate system, a country can use both tools for maintaining balance. तो ये चीजें जो है बताई गई हैं। तो ये देखो, ये डेफिसिट है, ये सरप्लस है, ये इंटरनल इक्विलिब्रियम है और ये एक्सटर्नल इक्विलिब्रियम है। तो ये आपको एक फिगर के थ्रू समझाया गया है कि ये इंटरनल इक्विलिब्रियम है। देखो, इससे करूं, नहीं ये तो ग्रीन ही है, ब्लैक से करते हैं, ठीक है। ये आपका इंटरनल इक्विलिब्रियम है, ये आपका एक्सटर्नल इक्विलिब्रियम है, ठीक है। ये वाला पॉइंट, ये पर्टिकुलर पॉइंट, ठीक है। इसके इधर क्या है, डेफिसिट इन्फ्लेशन है, यानी कि डेफिसिट से होने वाली इन्फ्लेशन।
और इसके इधर क्या है, एक सरप्लस से होने वाली इन्फ्लेशन। सिमिलरली इसके नीचे क्या है, सरप्लस से होने वाली अनएम्प्लॉयमेंट, और इससे क्या है, डेफिसिट से होने वाली अनएम्प्लॉयमेंट। यानी कि जहां पर इंटरनल और एक्सटर्नल मीट कर रहे हैं इनिशियल स्टेजेस के ऊपर, तो उससे ऊपर वाला क्या है, डेफिसिट इन्फ्लेशन, नीचे क्या है, डेफिसिट अनएम्प्लॉयमेंट, और उसके राइट साइड में यानी कि जब वो ग्रोथ में है तो क्या है, ऊपर क्या है, सरप्लस से होने वाला इन्फ्लेशन, और नीचे क्या है, सरप्लस से होने वाली अनएम्प्लॉयमेंट। तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी, ये क्या है, इंटरनल और एक्सटर्नल बैलेंसेस। उसके बाद आते हैं इंटरनल इक्विलिब्रियम और बैलेंसेस और एक्सटर्नल इक्विलिब्रियम एंड बैलेंसेस। व्हेन विद इन द कंट्री internally all the variables are likely to be recurrent and repetitive on same level, इसको क्या कहा जाता है, इंटरनल इक्विलिब्रियम। यानी कि जब हमारे जैसे इकोनॉमिक ये वन है, यहाँ पर इकोनॉमी वन जो है यहाँ पर डिफाइन किया गया है, when the volume of consumption, import, saving and investment remain the similar from time one period to another provided with some constant value of propensities consume import। तो ये चीजें यहाँ पर बताई हैं, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, ये सारी चीजें अगर रेपिटेटिव नेचर की है, यानी कि एग्जैक्टली ऑलमोस्ट सिमिलर अमाउंट जो है इनके ऊपर खर्च हो रहा है, यानी एक स्टेबिलिटी है इनके अंदर। जब रिपीटेटिव लेवल का अगर एक्सपेंडिचर होगा, इन्वेस्टमेंट होगा, तो उसमें क्या बोला जाएगा, वो स्टेबल है ना, मतलब कि एक ही जो है मात्रा में ये चीजें की जा रही हैं, यानी स्टेबिलिटी है, तो उस चीज को क्या बोला जाता है, इंटरनल इक्विलिब्रियम। तो जब हमारे जो कंजम्पशन है, हमारी जो इन्वेस्टमेंट है, इंपोर्ट्स हैं, सेविंग है, वो अगर सिमिलर लेवल पर की जा रही हैं, तो उनको क्या बोला जाएगा, इंटरनल इक्विलिब्रियम। और एक्सटर्नल क्या होता है, जब हमारे फॉरेन गुड्स एंड सर्विसेज सिक्योरिटीज हैं बिकम इक्वल टू द प्रिडिक्टिव परचेज, जितना हमने सोचा था उतना ही एक्सपोर्ट हुआ है फॉरेन गुड्स एंड सर्विसेज के अंदर, ट्रेड हुआ है सिक्योरिटीज के अंदर, तो वो चीजें क्या बोली जाती हैं, एक्सटर्नल इक्विलिब्रियम। ये चीजें आपको जो है समझ में आ गई होंगी। ये आपको जो है फंक्शंस दिए हैं, आइए देखते हैं क्या क्या है। We shall consider the balance of payment to be in equilibrium if over the relevant time period a country can meet its international payments out of international receipt from current transaction and autonomous capital inflow without being compelled to endure excess unemployment। यही चीजें बोल रहे हैं, जब हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट है उसको इक्विलिब्रियम में कब कंसिडर किया जाता है, जब एक रेलिवेंट टाइम पीरियड के अंदर अपने इंटरनेशनल पेमेंट्स जो हमें करने हैं वो जो है इंटरनेशनल रिसिप्ट्स के साथ मैच कर जाए या उससे कम रहे। मतलब जो इंटरनेशनल रिसिप्ट है, जो फॉरेन से हमें इनकम हो रही है, वो हमारे को जो फॉरेन में पैसा भेजना है या तो उसके बराबर हो जाए या उससे ज्यादा हो जाए, तो उस चीज को क्या बोला जाता है, इक्विलिब्रियम और सरप्लस की सिचुएशन। ये चीज तो देखो कॉमन सेंस की ही बात है, हम ऊपर भी पढ़ के आए हैं, जब हमारे एक्सपोर्ट्स जो है इंपोर्ट से ज्यादा हो जाएंगे, वो क्या कंडीशन बनेगी, सरप्लस की, यानी ये प्रॉफिटेबल कंडीशन है, हम ज्यादा भेज रहे हैं और जो है अपनी कंट्री में कम मंगा रहे हैं। तो जो मंगाते हैं, जब इंपोर्ट करते हैं तो हमें खर्चा करना पड़ता है, और जब हम बाहर भेजते हैं तो हमें रेवेन्यू होता है। तो हमारे रेवेन्यू अगर हमारे एक्सपेंडिचर से ज्यादा है तो वो एक प्रॉफिटेबल सिचुएशन बन जाती है। यही वो कह रहे हैं, इंटरनेशनल एक्सपेंसेस यानी जो हमें बाहर पेमेंट भेजनी है, वो अगर हमारे इंटरनेशनल रिसीट्स के साथ मैच कर जाती हैं विदाउट एक्सेसिव अनएम्प्लॉयमेंट या इन्फ्लेशन, तो उसको क्या बोला जाता है, बीओपी इक्विलिब्रियम। वो चीजें यहां पर बता दी। तो इसको जो है किस तरह से नेशनल आउटपुट जो है वो क्या बन जाती है, कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस नेट ट्रेड बैलेंस। तो ये चीजें आपको यहां पर बताई गई। उसके बाद क्या है, ये क्या है, देखो एक्स माइनस एम बताया गया है, क्या है, नेट ट्रेड बैलेंस किस तरह रिप्रेजेंट किया जाता है, और एक्सपोर्ट में से माइनस कर देंगे इंपोर्ट की वैल्यू, तो नेट ट्रेड बैलेंस क्या बन जाएगा, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट बन जाएगा हमारा नेट ट्रेड बैलेंस। तो कंज्यूम कितना किया, घर में इन्वेस्टमेंट कितनी, यानी अपनी कंट्री में कितनी इन्वेस्टमेंट हुई, और एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट क्या बन जाएगा आपका, नेट ट्रेड बैलेंस। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। नेशनल आउटपुट कैसे डिटरमाइन करनी है, कंजम्पशन प्लस होम इन्वेस्टमेंट प्लस एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। उसके बाद क्या हो जाते हैं, ये फिर से वही चीजें जो है रिफ्रेश करके बताई गई हैं। आपका जो मेन फंक्शन है वो है ये, इसी को जो है यहां पर डिराइव करके जो है दिखाया गया है आपको। अब बस ये याद रखेंगे, जो नेशनल आउटपुट है वो क्या है, कंजम्पशन प्लस होम इन्वेस्टमेंट प्लस एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट या नेट ट्रेड बैलेंस। बस इतनी चीज आप याद रखिएगा। तो ये वही चीजें हैं बार बार आपको बताई गई हैं। द पुअर कंट्री दस कन्फ्रंट अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन एक्सेलरेटिंग इट्स इंटरनल डेवलपमेंट एंड मेंटेनिंग। तो ये चीजें जो है आपको इस इक्वेशन के द्वारा बताई गई हैं। अगर यहाँ पर आपका जो है मिसमैच है, अगर आपकी कंजम्पशन कुछ भी इनमें से मिसमैच करता है, तो आपकी जैसे मान लीजिए अभी यहाँ पर कंजम्पशन पॉजिटिव है, होम इन्वेस्टमेंट पॉजिटिव है, लेकिन आपके एक्सपोर्ट देखो क्या है, एक्स माइनस एम है,
ठीक है। अगर आपके एक्सपोर्ट आपके इंपोर्ट से कम है तो आपका नेट ट्रेड बैलेंस का जो फिगर है वो क्या आएगा, नेगेटिव में आएगा। जब ये नेगेटिव में आएगा तो इन दोनों चाहे वो कितनी ज्यादा हो वो उसके अंदर से माइनस कर देगा, नेशनल आउटपुट जो है वो रिड्यूस कर जाएगी। यहां पर देखो फिर से बताता हूं, अगर आपके एक्सपोर्ट आपके इंपोर्ट से ज्यादा है तब तो बढ़िया बात है, पॉजिटिव वैल्यू है, तीनों चीजें ऐड हो जाएंगी और तीनों चीज जब ऐड होंगी तो जो है हमारे नेशनल आउटपुट का फिगर ज्यादा बन जाएगा। लेकिन अगर नेट ट्रेड बैलेंस यानी हमारे जो एक्सपोर्ट है वो मान लीजिए 100 है और हमारे इंपोर्ट कितने हैं 120 है, तो यहां पर -20 का फिगर आएगा, तो हमारी नेशनल आउटपुट जो है वो कम हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। -20 जो यहां पर कहा तो प्लस होने थे, अगर हमारे एक्सपोर्ट ज्यादा होते कहाँ माइनस हो रहे हैं, तो वही चीजें यहां पर बताई गई हैं। ये सारी चीजें जो है आपको डिराइव करके यहां पर बताई गई हैं। अब ये चीजें उतनी रेलिवेंट नहीं है, बस ये इक्वेशन याद रखना, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट का फंडा याद रखना नेट ट्रेड बैलेंस का, कि आपके जब इंपोर्ट है वो अगर आपके एक्सपोर्ट से ज्यादा है तो नेट ट्रेड बैलेंस का जो अमाउंट है वो नेगेटिव आएगा, और जब नेट ट्रेड बैलेंस नेगेटिव आएगा तो आपका नेशनल आउटपुट कम हो जाएगा। लेकिन अगर आपका नेट ट्रेड बैलेंस यानी आपके एक्सपोर्ट जो है वो इंपोर्ट से ज्यादा है, नेट ट्रेड बैलेंस का जो अमाउंट है वो पॉजिटिव में है, तो आपकी नेशनल आउटपुट इंक्रीज कर जाएगी। तो ये चीज आप याद रखेंगे, मैं आपसे आशा करता हूं। तो आपका ये जो चीजें हैं कवर हो चुकी हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट में इससे ज्यादा और कुछ है नहीं। इन चीजों पर ध्यान मत दीजिएगा, ये आपके लिए रेलिवेंट नहीं है। आपके लिए जो रेलिवेंट था वो मैंने आपको बता दिया। आप इतनी चीजें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे से करके जाइएगा। बैलेंस ऑफ पेमेंट होता क्या है, कितने उसके टाइप्स होते हैं, अकाउंट कौन कौन से मेंटेन किए जाते हैं और किस तरह से जो है ये चीजें करी जाती हैं, इनका फंक्शन जो है वो आप याद कर लीजिएगा। ये चीजें हैं मैंने आपको बता दी हैं। इसके अंदर आपको बैलेंस ऑफ पेमेंट और बैलेंस ऑफ ट्रेड के अंदर डिफरेंस नहीं दिया, वो मैं आपको अगले वाले लेक्चर के अंदर कवर करवा दूंगा, जरूर कवर करवा दूंगा, क्योंकि वो डिफरेंसेस कभी कभी पूछ लेते हैं। तो आप टेंशन मत लीजिए, आप इतना जो जितना करवाया है उतना अच्छे से रिवाइज कीजिए। मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में, तब तक के लिए ख्याल रखिए। और हम अपने अगले लेक्चर के अंदर बिजनेस एनवायरनमेंट को कवर करेंगे। फिर आपका जो है सिलेबस इस हफ्ते के अंदर पूरा करने की पूरी कोशिश रहेगी। आपका जो ये मैनेजरियल इकोनॉमिक्स है ये तो आपका 1-2 दिन के अंदर कवर हो जाएगा, फिर इसके PYQs कर लेंगे। फिर सिमिलरली आपका BE का भी है, बिजनेस एनवायरनमेंट भी है, वो भी इस वीक के अंदर पूरा हो जाएगा, उसके भी PYQ कर लेंगे। इस तरह आपके सेमेस्टर 1 जो है वो एंटायरिटी में कवर हो जाएगा। अगर आपको कोई डाउट वगैरह है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मेरे साथ जुड़े और पूछते रहिए मेरे से, मैं आपके डाउट से रिजॉल्व करता रहूंगा। मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में, तब तक धन्यवाद।